बच्चों, हमारे आसपास हर कण गतिशील है। आज हमको उसी गति के बारे में पढ़ना है। हमारे आसपास जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, समय के सापेक्ष जो भी वस्तुओं की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, किस प्रकार का हो रहा है और क्यों हो रहा है, उसके विषय में आज हमको डिटेल में पढ़ना है। आप इस चित्र को देखिए बच्चों, ये पहला रनिंग बॉय है ना, एक लड़का दौड़ रहा है। इसके आसपास की स्थितियों की तुलना में ये मूवमेंट में है। ये एक रॉकेट है जो टेक ऑफ कर रहा है ना, इधर इसका धुआं दिख रहा जा रहा है। ये एक सड़क पर चलती कार है और ये नाव के आकार का झूला है। ये सब समय के हिसाब से अपनी स्थिति बदल रहे हैं, अपने आसपास चारों ओर की वस्तुओं की तुलना में गति में है। ये बहुत सारे लोलक हैं बच्चों। अगर हम इसमें से किसी भी एक लोलक को, अभी सब रेस्ट में, एक लोलक को हिलाएंगे तो ये क्रमशः सभी लोलक को गति प्रदान कर देगा। ये साइकिलिंग करता हुए बच्चे हैं, है ना, साइकिल रेस हो रही है और ये बैट को हिट कर रहा है प्रेशर से बॉल को, तो ये भी एक प्रकार का मोशन है। तो हमारे आसपास इस तरीके की बहुत सारी वस्तुएं जो अपनी चारों की वस्तुओं की तुलना में अपनी स्थिति को परिवर्तित करती हैं और गति में हैं, कहलाती हैं कि मोशन में। हम अब देखते हैं बच्चों, हमारे चारों ओर जब हम पार्क में जाते हैं तो बहुत सारे हमको झूले दिखाई देते हैं। उन झूलों की गति भी बच्चों अलग अलग प्रकार की होती। कोई फिसल पट्टी में फिसल रहा है, शीशा झूला है ना, कई बच्चे झूला झूल रहे हैं अलग टाइप के। ये भी किसी न किसी प्रकार की गति को दर्शाते हैं। ये ऊंचाई से गिरता झरने का चित्र है बच्चों, यह भी एक प्रकार का मोशन है। पानी गिर रहा है ऊंचाई से, गति मिल रही है, पानी को बह रहा है ना। पहाड़ों से जो झरनों के रूप में पानी गिरता है और आगे चल के नदी के रूप में प्रवाहित होता है, यह भी एक प्रकार का मोशन कहलाता है। अब ये अर्थ का मोशन देखिए बच्चों, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, साथ ही साथ अपने अक्ष पर भी घूमती है। यहाँ पे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही लगातार, है ना। तो इससे क्या होता है बच्चों, दिन और रात होता है। पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने आता है वहाँ दिन होता है और जो हिस्सा पृथ्वी के सूर्य के पीछे रहता है वहाँ रात होती है। तो पृथ्वी जब अपने ही अक्ष पर घूमती है तो दिन और रात होते हैं। पृथ्वी के समान बहुत सारे जो 7 अन्य ग्रह, कुल 8 ग्रह हैं, वह भी क्या करते हैं बच्चों, सूर्य की लगातार परिक्रमा करते हैं। तो यह भी एक प्रकार का मोशन है, ग्रहों की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा। अब ये देखिए बच्चों, ये हमारा हार्ट है ना, हार्ट लगातार ब्लड को पंप करता है। हमारे बाएं तरफ हमारी छाती में हार्ट होता है, हमारा दिल होता है और इतनी तेजी से ब्लड को पंप करता है, पैर पे नाखून और सिर के एक एक बालों तक इसका सर्कुलेशन होता है। पंपिंग का काम है ब्लड का। अगर ये बाहरी रचनाएं देखिए, हाथ की मुट्ठी के आकार का, लगातार ये सिकुड़ता और फैलता है। इसके सिकुड़ने और फैलने से ही ब्लड पंप होता है और शरीर के हर कोशिका तक पहुंचता है। इसकी सुनिए बच्चों, बीप किस प्रकार की बीप होती है। अगर सोचिए कभी, अगर ये बीप बंद हो जाए, रुक जाए, तो क्या होता है। अगर ये बीप रुक जाएगी बच्चों और स्ट्रेट लाइन हो जाएगी तो हमारी पृथ्वी, जो हमारा दिल है, रुक जाएगा और हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो हमारा दिल जब तक धड़कता है तब तक जीवन होता है और जिस दिन ये धड़कना बंद कर देता है, स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाती है ये, तो हमारा रुक जाता है। तो यही है बच्चों गति। मतलब हमारे शरीर के भी, हमारा फेफड़े हैं, है ना, हमारा हृदय है, लगातार गति कर रहा है। आज हमको इसी के बारे में पढ़ना है कि मोशन क्या है। What is motion? There are many things around us. Some are in motion and some are not. The ones which are not moving can be brought into motion by applying force. हमारे चारों ओर बहुत सारी वस्तुएं जो गति कर रही हैं और कई वस्तुएं ऐसी जो गति नहीं कर रही। हम उनको पुल या पुश, है ना, खींच कर या दबा कर, धक्का देकर हम उनको मोशन में ला सकते हैं। तो इसी के आधार पर मोशन के टाइप्स भी हो जाते हैं। कुछ मोशन स्ट्रेट होते हैं, जिग जैग होते हैं, सर्कुलर, और भी बहुत सारे प्रकार हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। तो अब हम पहले जानते हैं मोशन क्या होता है बच्चों। सबसे पहले मोशन क्या है। मोशन इज अ मूवमेंट और अ प्रपोजल फॉर एक्शन। मोशन क्या है, गति, है ना, किसी भी कार्य का प्रपोजल है। मोशन इज द एक्ट ऑफ मूविंग द बॉडी और एनी ऑफ इट्स पार्ट्स। मोशन होती है बच्चों किसी भी शरीर का, किसी भी बॉडी का या उसके किसी भी हिस्से के मूव करने का, है ना, गति करने का जो एक्ट होता है, कार्य होता है, वह मोशन होता है। मोशन इज द एबिलिटी टू मूव। गति क्या होती है, मूव करने की योग्यता होती है। मोशन इज द एक्शन ऑफ चेंजिंग लोकेशन और पोजीशन। गति का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी, किसी भी वस्तु की स्थिति में
है ना, उसके लोकेशन में जो चेंज करने का, परिवर्तन करने की क्रिया होती है। मोशन इज द मूवमेंट इन एनी डायरेक्शन। मोशन से हम किसी भी दिशा में गति कर सकते हैं। यह दिशा अप, डाउन, फॉरवर्ड्स, बैकवर्ड्स एंड साइडवेज, मतलब ऊपर, नीचे, आगे, पीछे और बाजू, आजू बाजू में हो सकती है। तो इस तरीके से बच्चों मोशन क्या है? मोशन इज मूवमेंट एंड मूवमेंट इज लाइफ, मतलब गति ही जीवन है, ठीक है, और जीवन ही गति है, हम ही कह सकते हैं। अब हम एक जिफी देखते हैं बच्चों, छोटी सी वीडियो क्लिप। इसमें हमको बहुत सारी वस्तुएं दिखेंगी, कुछ रेस्ट में होंगी, कुछ मोशन में होंगी। ये सी बीच का चित्र देखिए, इसमें जो जहाज हैं छोटे छोटे, ये मूव कर रहे हैं, हवा से पेड़ हिल रहा है, बादल हैं, पक्षी हैं ना, ये मूव कर रहे हैं। लेकिन साइड में रखा ये अम्ब्रेला है और ये जो चेयर है ना, ये इन सभी वस्तुओं की तुलना में जो स्लीपर है रेस्ट में है। तो इस तरीके से कुछ वस्तुएं मूव कर रही हैं, कुछ वस्तुएं रेस्ट में हैं। तो इसके आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं बच्चों। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट्स एंड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मतलब गतिशील वस्तुएं और विराम स्थिति में वस्तुएं। तो मूविंग ऑब्जेक्ट्स किनको कहते हैं बच्चों? गतिशील वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जिनकी स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती रहती, जैसे उड़ते हुए पक्षी, तैरती हुई मछली, हवा में झूमते पेड़, सड़क पर दौड़ते वाहन। हमने सी बीच में देखा था, पक्षी उड़ रहे थे, है ना, छोटे छोटे जहाज तैर रहे थे, हवा में पेड़ झूल रहा था। ये सारी वस्तुएं जो थी बच्चों मोशन में थी, इनको मूविंग ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। दूसरी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, मतलब स्थिर वस्तुएं। स्थिर वस्तुएं हम उन वस्तुओं को कहते हैं जिनकी स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे बिजली का खंभा, मकान, है ना, सड़क के किनारे सारी वस्तुएं जो होती हैं ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होती हैं। उस वीडियो क्लिप में मैंने दिखाया था, जो चेयर थी, स्लीपर था वो, और जो अम्ब्रेला था वो रेस्ट में था, क्योंकि वह समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदल रहा था, बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा था, तो वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो इस तरह बच्चों कोई भी वस्तु विराम अवस्था या स्टेशनरी तभी कहलाती है जब वह अपने चारों ओर की वस्तुओं की तुलना में अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करती, अपना स्थान नहीं बदलती। और कोई वस्तु मूविंग तभी कहलाती है जब वह अपने चारों ओर की वस्तुओं की तुलना में अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है या स्थान बदलती है। तो जिन वस्तुओं को बच्चों विराम अवस्था में कहते हैं, क्या वह सच में विराम अवस्था में रहती हैं? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों हमारी पृथ्वी लगातार अपने अक्ष पर और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। जब पृथ्वी 24 घंटा, है ना, हफ्ते के पूरे 7 दिन लगातार मोशन में है, तो हम और आप कैसे रेस्ट में हो सकते हैं? हम भी, समस्त वस्तुएं पृथ्वी की हमारे जैसे सब मोशन में हैं, लेकिन वो हमको महसूस नहीं होती। जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं, एस्ट्रोनॉट बन के पृथ्वी को देखते हैं, तो पृथ्वी की हर चीज हमको मोशन में दिखती है, लेकिन पृथ्वी पर परिस्थितियां अलग हो जाती हैं। तो इस तरीके से बच्चों किसी भी मूविंग व्हीकल के अंदर जब हम बैठे रहते हैं, तो व्हीकल के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं, हमारे जैसे जितने भी पर्सन हैं, सब क्या होती है? रेस्ट में होती, क्योंकि वो गतिशील नहीं होती हैं। लेकिन बाहर की जब हम समस्त वस्तुओं को देखते हैं, चाहे वो बिजली का खंभा हो, चाहे कोई घर हो, वह क्या होते हैं? समस्त दृश्यमान वस्तु, ऐसा लगता है हमारे कार या हमारे मूविंग जो व्हीकल है उसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और सारी वस्तुएं पीछे हट रही हैं, मतलब वो गतिशील नजर आती हैं। तो ये जो चीजें हैं बच्चों, इसी को हम बोलते हैं मोशन इज रिलेटिव, मतलब मोशन सापेक्षिक होता है, गति हमेशा सापेक्षिक होती है। हम इसको चित्र के द्वारा आपको बताने का प्रयास करते हैं। ये व्यक्ति सड़क के किनारे एक जगह खड़ा है और इसके सामने कार में एक व्यक्ति जा रहा है और ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा है। जब यहाँ से देख रहा है तो इसको हवाई जहाज और ये व्हीकल में बैठे व्यक्ति और हवाई जहाज के अंदर हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर ऑब्जेक्ट उसको मूविंग दिख रहा है ना, गतिशील। और हवाई जहाज के अंदर के व्यक्तियों को, इस कार के व्यक्ति को ये कैसा दिख रहा है बच्चों? ये रेस्ट में दिख रहा है ना, क्योंकि व्यक्ति एक जगह खड़ा है, समय के साथ इसकी स्थिति नहीं बदल रही। लेकिन जब हम इस व्यक्ति की बात करें, अगर इसके बगल में कोई व्यक्ति बैठा होता और इसके आसपास जितनी भी वस्तुएं कार के अंदर है, वो उसको रेस्ट में दिखेंगी, क्योंकि वो परिवर्तित नहीं हो रही है। और यह व्यक्ति इस कार वाले व्यक्ति को कैसे दिखेगा? मोशन में दिखेगा। ऐसे हवाई जहाज के अंदर बैठे व्यक्ति को यह नीचे खड़ा व्यक्ति किस में दिखेगा? मोशन में दिखेगा। इसको हम और चित्र के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, एक पेड़ है, हम अच्छे से जानते हैं सड़क किनारे जो पेड़ रहते हैं ये रेस्ट में रहते हैं ना, ये गतिशील नहीं होते। लेकिन जब हम किसी मूविंग व्हीकल में बैठ के, मान लीजिए बस में बैठकर जा रहे हैं, बस आगे बढ़ रही है और हमको पेड़ पीछे की ओर जाता दिखेगा,
दिखेगा। तभी गतिशील नहीं है, लेकिन ये हमको मूविंग दिखेगा, क्योंकि समय के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और वो पेड़ पीछे जा रहा है, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो हमको कार की या बस के अंदर जब हम बैठे हैं तो सड़क के किनारे की हर स्थिर वस्तु, हर रेस्ट में, हर जो ऑब्जेक्ट है वो हमको मोशन में दिखेगा, जबकि बस के अंदर की हर वस्तु, हर बॉडी हमको रेस्ट में दिखेगी, क्योंकि हम बैठे हैं, हमारी व्हीकल है जो वो मूविंग कर रही है। और लेकिन जब हम इस व्हीकल से उतर कर इस पेड़ के पास बैठ जाएंगे तो अब हमको बस रेस्ट में नहीं दिखेगी, मूविंग दिखेगी, और हम रेस्ट पे आ जाएंगे, क्योंकि हम समय के साथ अपनी स्थिति को नहीं बदल रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चों जो मोशन होता है रिलेटिव होता है। हम अपने आसपास की वस्तुओं की तुलना में देखते हैं कि हमारी स्थिति समय के साथ अन्य वस्तुओं की तुलना में परिवर्तित हो रही है कि नहीं। जब अन्य वस्तुओं की तुलना में हमारी स्थिति परिवर्तित होती तब हम बोलते हैं हम मोशन में हैं, और जब नहीं परिवर्तित होती तो हम रेस्ट में आते हैं। यह चित्र है बच्चों बहुत सारी वस्तुओं का। ये देखिए, ये बिजली के खंभे हैं या ना इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, ये सड़क के किनारे लगे हुए हैं, ये अभी रेस्ट में है। लेकिन जब हम किसी मूविंग व्हीकल में बैठ के इसको देखेंगे तो ये हमको मोशन में दिखेंगे। ये हवाई जहाज है, ये मोशन में है। उड़ते पक्षी मोशन में है। ये दौड़ता बच्चा, ये भी मोशन में। पानी में तैरती मछलियां, सब मोशन में है। हम कहीं से भी देखेंगे ये हमको मोशन में दिखेंगे। लेकिन ये जो घर है बच्चों रेस्ट में है, लेकिन किसी भी मूविंग व्हीकल से जब हम इसको देखेंगे तो ये हमको मोशन में दिखेगा। लेकिन अगर हम इस घर के दरवाजे पर खड़े हैं, इनके चौबूतरे पर बैठे हैं, और हमारे आँख के सामने से जितनी भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स, जितने भी मूविंग व्हीकल्स निकलेंगे तो हमको मोशन में दिखेंगे। लेकिन घर के सामने जो पेड़ है, बिजली का खंभा, वो हमको रेस्ट में दिखेगा। तो इस तरीके से बच्चों मोशन जो होता है रिलेटिव होता है, और जब समय के सापेक्ष, सराउंडिंग्स के सापेक्ष हमारी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता तभी हम उसको गति कहते हैं। यह गति धीमी भी हो सकती है और तेज भी हो सकती है। धीमी कैसे? आप जानते हैं बच्चों, घड़ी का जो कांटा होता है, घंटा, मिनट और सेकंड, 3 कांटे होते हैं। सेकंड का कांटा हर सेकंड अपनी पोजीशन को चेंज करता है, वो हमको लगातार मूविंग दिखता है। लेकिन जो घंटे का कांटा हर एक घंटे में अपनी स्थिति को चेंज करता है, इसलिए वो हमको बहुत स्लो मोशन होने के कारण ऐसा लगता है रेस्ट में, जबकि ऐसा नहीं होता। तो इस आधार पर बच्चों जब हम मोशन को पढ़ेंगे तो हमको 4 बिंदुओं को समझना चाहिए। पहला डिस्टेंस, मतलब मोशन में जो वस्तु कितनी दूरी तय कर रही। दूसरा डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम विस्थापन बोलते हैं। तीसरा है टाइम, मतलब समय कितना ले रही है वस्तु अपनी स्थिति को परिवर्तित करने में। और चौथा चाल, मतलब किस स्पीड से वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्थिति में परिवर्तन उसके द्वारा तय की गई दूरी और दूरी तय करने में लगे गए समय से हमको पता चलता है। तो इस आधार पर बच्चों हम पहले दूरी और विस्थापन में अंतर समझेंगे कि दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है। दूरी बच्चों किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुंचने में तय की गई दूरी को हम कहते हैं ना, हम वह दूरी कहलाती है। ये अदिश राशि, इसको बताने के लिए हमको दिशा की जरूरत नहीं पड़ती और ये सदैव धनात्मक होती है। लेकिन विस्थापन क्या होता है बच्चों? ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुंचने के लिए तय की गई न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। हमारे पास मान लो 2 बिंदु है ए और बी, हमको ए से बी बिंदु पर हम सीधी सरल रेखा में जाएंगे जब, तो दूरी और विस्थापन दोनों बराबर हो जाएगा ना। मैक्सिमम मिनिमम दूरी होगी ए से बी तक जाने की, लेकिन ए से बी तक जाने के लिए हम टेढ़ा मेढ़ा रास्ता भी ले सकते हैं, तो वहाँ हमारी दूरी बढ़ जाएगी और विस्थापन हमारा कम आएगा। तो न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। इसमें हमको दिशा भी बताना पड़ता है कि हम किस दिशा से निकले, किस दिशा पर गए, और इसका SI मात्रक मीटर होता है। विस्थापन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी और शून्य भी। ये बहुत बड़ा अंतर है सदिश और अदिश। और दूरी हमेशा धनात्मक होती है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। कैसे हो सकता है ये आपको हम आगे बताएंगे। इसको हम चित्रों के द्वारा आपको बताते हैं बच्चों। ये देखिए, हमारे पास 2 बिंदु, मान लीजिए ए बिंदु है, ये बी बिंदु ना, हमको इधर से इधर तक की दूरी तय करना है। तो ए और बी यहाँ तक आने में हम अगर सीधा रास्ता अपनाएंगे, बिल्कुल सीधे ऐसे आएंगे, तो हमारा दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समान होगा। लेकिन अगर हम इस बिंदु से इस बिंदु तक आने के लिए कोई अन्य लंबा पथ, ये देखिए इस तरीके का पथ अगर अपनाते हैं तो हमारी दूरी ज़्यादा हो जाएगी और विस्थापन हमारा कम हो जाएगा। तो जो विस्थापन होता है, न्यूनतम दूरी होती ना, ऑब्जेक्ट द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। ये देखिए कैसे विस्थापन शून्य हो सकता है, ये हम आपको बताते हैं। ए बिंदु पर ये व्यक्ति खड़ा है, यहाँ से इसने चलना चालू किया, 3 मीटर की दूरी तय कर बी बिंदु पर पहुंचा।
5 मीटर की दूरी तय कर सी बिंदु पर पहुंचा। इसमें दिशा बराबर बताई जा रही, देखिए बच्चों ना, एरो का चिन्ह दिशा बता रहा है। अब सी बिंदु से डी बिंदु 3 मीटर की दूरी तय किया और डी बिंदु से वापस ए बिंदु पर आ गया 5 मीटर की। तो उसने कुल कितनी दूरी तय की? 16 किलोमीटर। तो दूरी हो गई 16 मीटर, मीटर, लेकिन विस्थापन शून्य हो गया, क्योंकि अंतिम दूरी और प्रारंभिक दूरी वहीं जिस बिंदु से व्यक्ति या बच्चे ने चलना प्रारंभ किया था उसी बिंदु पर वह आ गया। तो इसकी अंतिम स्थिति से हम प्रारंभिक स्थिति को माइनस करेंगे तो शून्य आएगा, क्योंकि ये जो बालक है जहां था वहीं पर आ गया, तो यहाँ पर विस्थापन शून्य हो गया, लेकिन दूरी कितनी आ गई? 16 मीटर। इसीलिए हम बोलते हैं विस्थापन शून्य हो सकता है, दूरी शून्य नहीं हो सकती, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अब हम इसको इस जिफी के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करते हैं कैसे विस्थापन और दूरी में अंतर होता है। ये देखिए, हम ये बिंदु चलना प्रारंभ कर रहा है, ब्लू कलर का जो एरो है इससे पता चल रहा है ये जितनी भी टोटल आएगी ये बच्चों दूरी आएगी ना, इसको हम सबको तय की गई दूरी को जोड़ लेंगे तो ये हमारी डिस्टेंस आएगी। ये देखिए 10 10 10 10 15 10 5, तो हमारा जो डिस्टेंस है 70 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों? इस बिंदु से इस बिंदु तक की न्यूनतम दूरी को हम डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन बोलेंगे। तो विस्थापन हमारा 14 किलोमीटर है, लेकिन हमारा जो डिस्टेंस 70 किलोमीटर है। मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके का जिग जैग टेढ़ा मेढ़ा रास्ता को अपनाकर इस बिंदु तक पहुंचा है, तो उसने टोटल 70 किलोमीटर की दूरी तय की गई, लेकिन विस्थापन कितना हो गया बच्चों? 14 किलोमीटर। तो इस तरीके से बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही अंतर होता है। अब हम कुछ प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे बच्चों। क्या विस्थापन दूरी से ज्यादा हो सकता है? नहीं, विस्थापन दूरी से कभी ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि विस्थापन क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस है ना, न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। दूसरा, क्या विस्थापन दूरी के बराबर हो सकता है? हाँ, जब हम सीधी स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट पाथवे हम लेते हैं ए बिंदु से बी बिंदु तक जाने पर, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होते हैं। तीसरा, क्या विस्थापन शून्य हो सकता है? जरूर हो सकता है। जब हम जिस स्थिति पर जिस बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं उसी बिंदु पर हम वापस आ जाते हैं तो विस्थापन शून्य हो जाता है। जैसे हम अपने घर से निकले, स्कूल जाएं और तुरंत स्कूल से वापस अपने घर आ जाएं, तो हम घर से निकले थे घर में ही आ गए तो हमारा विस्थापन शून्य हो जाएगा। भले हम 4 किलोमीटर 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी तय की हो, लेकिन चूंकि हम जहाँ थे वहीं आ गए इसलिए हमारा विस्थापन शून्य हो जाएगा। इसी आधार पर विस्थापन और दूरी के आधार पर चली गई जो स्पीड होती है, मतलब तय करने समय के साथ जो दूरी तय करते हैं उसको हम चाल बोलते हैं। तो दो टर्म हो जाते हैं, चाल और वेग। उनमें भी हम अंतर पढ़ लेते हैं बच्चों, चाल क्या होता है, वेग क्या होता है। चाल किसी वस्तु के विस्थापन की दर को चाल, मतलब स्थिति में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, मतलब एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती? चाल। इसमें हमको दिशा नहीं बताना पड़ता, यह अदिश राशि है और इसका ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, मतलब 1 सेकेंड में तय की गई मीटर में जो दूरी होती है वह चाल कहलाती है। जब हम वेग की बात करते हैं बच्चों, तो वेग क्या होता है? विस्थापन, मतलब दिशा बताना पड़ता है। तो हम यहाँ पे किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यह सदिश राशि है और इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसको हम सूत्र के माध्यम से और समझने का प्रयास करते हैं। चाल, वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और वेग क्या होता है? वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड तय की गई दूरी को निश्चित दिशा में ना, इसमें विस्थापन होता है और दिशा होती है। जब हम सूत्र लिखेंगे तो चाल बराबर लिखेंगे दूरी बटे समय, और जब हम वेग का सूत्र लिखेंगे तो लिखेंगे वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन सदिश राशि है और दूरी अदिश राशि है ना। विस्थापन शून्य हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक, लेकिन दूरी हमेशा धनात्मक होती है। चाल में हमको दिशा नहीं बतानी पड़ती, दिशा निश्चित नहीं होती इसलिए अदिश राशि है, और जो वेग होता है निश्चित दिशा होती है इसलिए सदिश राशि होता है। तो इस तरीके से बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग स्पीड एंड वेलोसिटी हो गई। अब हम एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी को और देख लेते हैं क्या होती। जब एक साथ बहुत सारी वस्तुएं साथ में चल रही तो हम उनकी एवरेज स्पीड निकालना होता है। तो कैसे निकालते हैं? किसी वस्तु द्वारा कुल समय में तय की गई
गई कुल दूरी की दर को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल निकालना तो वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और जो उसने कुल समय लगाया उससे डिवाइड कर देते हैं तो औसत चाल आ जाती है। जब औसत वेग निकालना रहता है तो कुल समय में तय की गई विस्थापन की दर, मतलब कितना विस्थापन किया, लगे गए कुल समय में कितना वस्तु ने विस्थापन किया, उससे हम क्या निकाल लेते हैं, औसत वेग निकाल लेते हैं। ये तो बच्चों हम जानते हैं ऐसा यूनिट मीटर प्रति सेकंड होता है। जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो कई बार हमको किलोमीटर प्रति घंटा में निकालने को आ जाता है, या किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहता है, हमको मीटर प्रति सेकंड में निकालना पड़ता है। तो हम यूनिट को कैसे कन्वर्ट करें आसानी से ट्रिक के माध्यम से, ये मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए बच्चों एक फार्मूला होता है, जब हम किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में हमको निकालना स्पीड या वेलोसिटी, तो हम 5/18 से गुणा कर देते हैं, और जब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है तो हम 18/5 से गुणा करते हैं। अब आप सोचते होंगे हम इसको याद कैसे करेंगे कि कब हमको 5/18 से गुणा करना है और कब 18/5 से। बहुत सिंपल है बच्चों, हम जानते हैं किलोमीटर और मीटर में किलोमीटर बड़ी राशि है, मीटर छोटी राशि है, घंटा बड़ी राशि है और सेकंड छोटी। तो हम किलोमीटर प्रति घंटा से जब मीटर प्रति सेकंड बदल रहे हैं, मतलब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमको छोटे अंक से गुणा करना पड़ेगा। तो जैसे अगर हमारे पास दिया 50 किलोमीटर प्रति घंटा है रेल, है ना, किसी भी एक्सप्रेस की जो चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा 50 में हम 5/18 का गुणा करके हम जो मात्रा आएगा मान हमारा वो मीटर प्रति सेकंड में आएगा। बड़े से छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसे अगर हमको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना, मतलब छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो हम 18/5 का गुणा करेंगे। 18 क्या है बच्चों, 5 से बड़ा है ना, बड़ी राशि है 18, तो हम 18/5 से गुणा करेंगे। तो इस तरीके से छोटी से बड़ी करना है राशि की, बड़ी से छोटी में कन्वर्ट करना है, उसी आधार पर हम 5/18 या 18/5 करके आसानी से यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। बच्चों अब हम पढ़ेंगे समान चाल और असमान चाल। जब हम गति के प्रकार पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, इस सब में हमको समान और असमान चाल बार बार पढ़ाना नहीं पड़ेगा, इसलिए हम पहले यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझ लेते हैं। कोई भी प्रकार की हम गति पढ़ें, हर प्रकार की गति समान भी होती है, असमान भी होती है। तो समान गति और असमान गति क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है समान समय में समान दूरी तय करना, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है समान समय में असमान दूरी तय करना। जैसे अगर हमारी चाल 1 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में हम 1 मीटर तय करते हैं, तो अगर हम 5 सेकेंड तक चले तो हम 5 मीटर की दूरी तय करें, मतलब हर सेकेंड 1 ही मीटर की दूरी तय करें, तो हम उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। जैसे इसमें कार को दिखाया गया है, 0 या O बिंदु समझ लीजिए, यहाँ से कार चलना प्रारंभ करती और D बिंदु पर पहुंची। जब ये 0 से A पर पहुंची तो इसने 2 सेकेंड का समय लगाया और ये 4 मीटर चली, मतलब 2 सेकेंड में 4 मीटर, मतलब 1 सेकेंड में 2 मीटर। तो इस कार की चाल 2 मीटर प्रति सेकेंड है ना, जब A में पहुंची। जब A से B में गई तो फिर इसने 2 सेकेंड का समय लगाया और 4 से 8 मीटर, मतलब फिर 4 मीटर की दूरी तय की, मतलब फिर से 2 मीटर प्रति सेकेंड इसकी चाल आई। जब B से C में गई तब फिर इसने 2 सेकेंड का समय लिया और ये 8 मीटर से 12 मीटर, मतलब फिर इसने 4 मीटर की दूरी तय की, मतलब यहाँ पर भी इसकी चाल 2 मीटर प्रति सेकेंड है। जब C से D में पहुंची तो इसने 12 से 16 मीटर, मतलब फिर 4 मीटर की दूरी 2 सेकेंड में तय की। यहाँ पर भी इसकी चाल 2 मीटर प्रति सेकेंड है, मतलब यह कार 0 से A से B, B से C, C से D 2 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रही है। तो हम इस प्रकार की चाल को क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन या समान चाल, एक समान चाल। जब हम इसको फार्मूला में रखेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो कुल दूरी है 16 मीटर, टाइम है 8 सेकेंड। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 मीटर प्रति सेकेंड इस कार की स्पीड आएगी, जो कि कैसी थी, यूनिफॉर्म, एक समान चाल थी। अब हम असमान चाल, अब ये D से वापस A बिंदु पर या 0 पर आ रही है, तो कैसे चल रही देखते हैं। अब ये D से जब C पर पहुंच रही बच्चों तो 2 सेकेंड का समय लगा रही है और 16 मीटर से 10 मीटर, मतलब 6 मीटर की दूरी 2 सेकेंड में, मतलब इसकी चाल अभी 3 मीटर प्रति सेकेंड है। जब ये C से B में आ रही बच्चों तो 2 सेकेंड 2 मीटर, है ना, मतलब 1 मीटर प्रति सेकेंड, 3 मीटर प्रति सेकेंड। अभी वो 1 सेकेंड में 3 मीटर चल रही थी, अब 1 सेकेंड में 1 मीटर चल रही, मतलब उसकी चाल कम हो रही है। फिर ये 8 से 2 में
है ना, मतलब कुल कितनी, फिर से 6 मीटर की दूरी तय की 2 सेकेंड में, मतलब यहाँ पे इसकी चाल फिर 3 मीटर प्रति सेकेंड हो गई। फिर जब ए से शून्य में गई तो ये 2 मीटर 2 सेकेंड, मतलब 1 मीटर प्रति सेकेंड की चाल। तो यहाँ पे आप देखिए 1 सेकेंड में कभी ये 3 मीटर चल रही, कभी 1 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 1 मीटर। तो ये समान समय में असमान चाल है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इस तरीके से बच्चों यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन आ गया। कई बार इसका ग्राफ बनाने को आता है, या ग्राफ दे देता है, पूछता है कि बच्चों बताओ ये यूनिफॉर्म मोशन है, एक समान चाल है कि नॉन यूनिफॉर्म या असमान चाल, तो आप कैसे जानेंगे? तो आपको इनका ग्राफ खींचना भी आना चाहिए। तो ग्राफ में हमको अगर निरूपण करना है बच्चों, तो देखिए ग्राफ पेपर आप अच्छे से जानते हैं, मैथ्स में आप जानते हैं, 2 एक्सिस ले लेते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम डिस्टेंस ले लेते हैं और वाई एक्सिस पर हम टाइम ले लेते हैं। हमको 2 मीटर प्रति सेकेंड हमको कार की चाल पता है। 2 मीटर की दूरी 1 सेकेंड, फिर अगले 2 मीटर की दूरी, फिर अगले 1 सेकेंड मतलब 2 सेकेंड, फिर 6 मीटर की दूरी अगले 1 सेकेंड मतलब 3 सेकेंड, 8 मीटर की दूरी फिर अगले 1 सेकेंड मतलब 4 सेकेंड में। इस तरीके से बच्चों हम इनका कटान बिंदु देख लेते हैं। इसका कटान बिंदु ए यहाँ पर आया, बी बिंदु का यहाँ आया, सी का यहाँ आया। फिर जब इन बिंदुओं को हम मिलाते हैं तो हमको एक ऐसी रेखा मिलती है। तो जब इस तरीके का ग्राफ हमारे सामने आता है बच्चों, तो हम जान जाते हैं कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। अगला ग्राफ हम नॉन यूनिफॉर्म का देखते हैं बच्चों। ये इस तरीके का कर्वी लाइनर रहता है। कैसे रहता है? अब देखिए ये 2 मीटर है ना, 1 सेकेंड में 2 मीटर की दूरी तय की, कटान बिंदु यहाँ आया। अगला कटान बिंदु 4 मीटर की दूरी 1 सेकेंड में, ये देखिए है ना, 2 के बाद 6 मतलब 4 मीटर की दूरी, यहाँ आया कटान बिंदु। जब हम इनको मिलाते हैं बच्चों तो देखिए इस तरीके की हमको रेखा प्राप्त होती है। ये इस तरीके की चाल चल रही, 2 मीटर के बाद 3 मीटर, फिर 4 मीटर, फिर 5 मीटर। सबके बिंदु को हम लिखते जाएंगे कितने कितने सेकेंड में तय कर, सब बिंदुओं को मिलाएंगे और इस तरीके से ये टेढ़ा मेढ़ा पथ हमको मिलता। तो हम जान जाते हैं कैसा ग्राफ है बच्चों, ये हम बोल देंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है बच्चों इसी तरीके का टेढ़ा मेढ़ा होता है, वो सीधी सरल रेखा नहीं होती, क्योंकि इसमें समान समय में असमान दूरी ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की जा रही, इसको कर्व्ड पाथ बोलते हैं। चलिए अब हम कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं बच्चों। पहला है किसी वस्तु का डैश शून्य हो सकता है, दूरी शून्य हो सकती है, 4 विस्थापन कोई नहीं। आप सोचिए बच्चों, 3 सेकेंड का समय है आपके पास, किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सी राशि सदिश है, कार्य, दूरी, चाल, वेग। आप सोच सकते हैं बच्चों इसका उत्तर, इसका आंसर आएगा वेग। अगला क्वेश्चन है वेग का मात्रक है मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोग उत्तर सोचिए बच्चों, 3 सेकेंड का समय है, इसका उत्तर है मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है चाल है एक सदिश राशि, अदिश राशि, दोनों, इनमें से कोई नहीं। चाल एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन, एक कार 500 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है, तो उस कार की चाल कितनी होगी। चाल बराबर हम जानते हैं बच्चों, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब यहाँ पे देखिए बच्चों सेम यूनिट है ना, किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम 500 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कार की चाल कितनी हो गई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला एवं आखिरी क्वेश्चन है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, तो कितना आएगा उत्तर। तो बच्चों बड़ी यूनिट को हमको छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो हम किससे गुणा करेंगे, 5/18 से। तो हमारा उत्तर कितना आएगा बच्चों, 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरीके से बच्चों हमारी क्लास यही समाप्त होती है। अगली क्लास में हम गति के प्रकार पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।